हेलो स्टूडेंट्स, सैलरी चैप्टर के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ लीव सैलरी। देखिए, जहां तक लीव सैलरी का सवाल है, जैसे कि नाम से ही लग रहा है कि अगर आप छुट्टियां ना लें तो उसके बदले में जो सैलरी मिलेगी दैट इज लीव सैलरी। ऑब्वियसली अगर आपने छुट्टी ले ही ली तो फिर तो छुट्टी ले ही ली, मीन्स इफ यू हैव अवेल्ड योर लीव्स then it's okay. But if you don't avail your leaves, then you will be entitled for some salary, that is leave salary. It is also known as salary in lieu of leaves. In lieu of का मतलब होता है के बदले में, तो यानी salary in lieu of leaves. अगर सर्विस पीरियड में मिलती है फुल्ली टैक्सेबल, रिटायरमेंट रेजिग्नेशन डेथ पे मिलती है, डेथ पे तो फुल्ली एग्जेम्प्ट, अगर रिटायरमेंट रेजिग्नेशन वगैरह पे मिलती है तब उसकी ट्रीटमेंट हमें पढ़नी है। एज यूजुअल फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फुल्ली एग्जाम्ड, फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फुल्ली एग्जाम्ड। जहां तक सवाल है प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉइज का, उनके लिए प्रोविजंस हैं। जैसा हमेशा ही होता है कि भाई मिनिमम ऑफ द 3 इज एग्जाम्ड। वो पता लगे कि इस बार मैं आपको पढ़ाऊंगा दैट मिनिमम ऑफ द 4 इज एग्जाम्ड, बजाय 3 के 4 पॉइंट हैं इस बार, बट कंसेप्ट मोर और लेस वैसा ही है जैसा अभी तक हम पढ़ते आए हैं। चलिए लिखना शुरू करते हैं थोड़ा थोड़ा। चलिए शुरू करिए। हेडिंग डालिएगा लीव सैलरी। इसकी जो एग्जेम्पशन है दैट इज अंडर सेक्शन 10(10)(a), राइट, लीव सैलरी। सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा, सैलरी या लीव एनकैशमेंट, लीव एनकैशमेंट ड्यूरिंग सर्विस पीरियड इज फुल्ली टैक्सेबल। ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट कि अगर कंपनी ने सपोज इमेजिन कीजिए आपको 1 साल की 15 छुट्टी दी हैं, 20 छुट्टी दी हैं और आपने अवेल कर लिया उसको कि भाई ठीक है मैंने 20 छुट्टी ले ली साल की, तो बात खत्म हो गई। सपोज 20 में से आपने 5 छुट्टी ली, 15 के पैसे ले लिए, तो वो जो 15 डेज की आपने लीव एनकैशमेंट किए, छुट्टियों के बदले में जो सैलरी ले ली, सैलरी इन लिeu ऑफ लीव्स, वो फुल्ली टैक्सेबल होती है ड्यूरिंग सर्विस पीरियड। अगर वो आपने लीव्स एक्यूमुलेट करके एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ली है, तब क्या ट्रीटमेंट है वो हमारे को पढ़ने की है। Leave encashment at the time of retirement, leave encashment at the time of retirement or resignation is fully exempt for government employees. गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो हैं वो बहुत देश की सेवा करते हैं, तो इसलिए उनके लिए ये एग्जेम्पशन है। So leave encashment at the time of retirement or resignation is fully exempt for government employees, right? जहाँ तक सवाल है प्राइवेट एम्प्लॉयज़ का, उनके लिए फिर प्रोविजंस स्टार्ट हो जाते हैं। शुरू करेंगे हम, इसमें क्लॉज 1 और 2 है, हम इसका सेक्शन ही लेके चल रहे हैं। नाउ एग्जेम्पशन प्रोविजंस, exemption provisions for प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज़। अगर प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज़ हों तो किस तरह से उसको एग्जेम्पशन मिलनी है, दैट इज़ द पॉइंट टू बी कंसिडर्ड हेयर। कि प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय को अगर लीव इनकैशमेंट मिल रही है तो किस तरह से उस पर हमने ये एग्जेम्पशन कैलकुलेट करनी है। तो इसमें मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग, इस बार 4 पॉइंट हैं। मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्ड। एक एक करके फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा सारा कि इसमें से कौन सा पॉइंट अपने को किस तरह से सॉल्व करना है। सबसे पहला पॉइंट है एवरेज मंथली सैलरी, जैसे कि हमने ग्रेचुटी में भी निकाली थी, थोड़ा सा फर्क है। एवरेज मंथली सैलरी मल्टीप्लाइड बाय लीव बैलेंस एज पर टैक्स रूल्स। अब नेचुरली अगर हम सैलरी मंथ में ले रहे हैं तो लीव बैलेंस भी फाइनली हमें मंथ में ही कन्वर्ट करना होगा, तो ये भी मंथ में ही हमें कन्वर्ट करना होगा। सेकंड पॉइंट इज एवरेज सैलरी, एवरेज मंथली सैलरी
डिवाइड मल्टीप्लाइड बाई 10, एक्चुअली इट इज़ 10 मंथ्स सैलरी, सो एवरेज मंथली सैलरी से ही हम इसको कंसीडर करते हैं, इसलिए मैंने इसको इस तरह से ले लिया, एवरेज मंथली सैलरी मल्टीप्लाइड बाई 10। सी में आ जाती है हमारी लिमिट विच इज़ 3 लाख इन केस ऑफ लीव सैलरी, वो 10 लाख की लिमिट ग्रेचुटी में थी, यहाँ पर सिर्फ 3 लाख है, एंड दिस इज़ द लिमिट फॉर लाइफ। इसमें भी वो चक्कर बाद में बताऊंगा कि अगर कभी पहले एग्जामिशन क्लेम की होगी तो लिमिट रिड्यूस हो जाएगी, एंड डी इज़ द लीव इनकैशमेंट रिसीव्ड, राइट। तो ये 4 पॉइंट जो हैं हमने पढ़े लीव इनकैशमेंट के प्रोविजंस में। इससे पहले मैं एक बार फिर से रिवाइज करते हुए चलते हैं। अगर आपकी कंपनी आपको अर्न लीव्स देती है, छुट्टियां देती है, मैं सिक लीव्स की बात नहीं कर रहा, उसमें यूजली इनकैशमेंट नहीं होता, अर्न लीव्स में इनकैशमेंट होता है कि जैसे जैसे आप जॉब करते हैं तो यूजली आफ्टर 1 ईयर ऑफ सर्विस आपको कुछ छुट्टियां एंटाइटल होती हैं, वो घूमने के लिए समझ लीजिए या किसी भी और जरूरी काम के लिए घर में होती हैं, तो अच्छी बड़ी कंपनीज ही ये लीव्स दे पाती हैं, इस तरह की अर्न लीव्स। तो उसमें कई बार वो फिर जब बड़ी कंपनीज होती हैं तो वो ये बेनिफिट भी अटैच कर देते हैं कि अगर आप लीव्स अवेल नहीं करते तो उनको इनकैश कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये मैंने आपको बताया कि दैट लीव इनकैशमेंट ड्यूरिंग सर्विस पीरियड, जहाँ तक सर्विस पीरियड का सवाल है, अगर उस पीरियड में कुछ मिलेगा तो फिर वो फुल्ली टैक्सेबल होगा। इसी तरह से लीव इनकैशमेंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, अगर रिटायरमेंट पर पैसा मिल रहा है और वो मिल रहा है फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए ये फुल्ली एग्जेम्प्ट है। फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ इट इज़ फुल्ली एग्जेम्प्ट। जहाँ तक सवाल है प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज़ का, प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज़ के लिए हमने कैलकुलेशन करनी है, जैसे हम एचआरए में करी, एंटरटेनमेंट अलाउंस में सीखी, ग्रेचुटी में सीखी। आमतौर पर सभी जगह 3 पॉइंट्स थे, इस बार 4 हैं, तो ये याद तो करना ही पड़ेगा आपको। तो इसमें पॉइंट्स में अगर हम ध्यान से देखें तो हमें यही समझ में आ रहा है इसमें कि एवरेज सैलरी इंटू लीव बैलेंस एज पर टैक्स रूल्स। अभी मैंने इसमें से कुछ भी नहीं समझाया, मान के चलिए यही समझने वाला पहला पॉइंट है। फिर एवरेज सैलरी सीखी गए तो मल्टीप्लाइड बाई 10, लिमिट इज़ 3 लाख एंड द लीव इनकैशमेंट रिसीव्ड। फिर ये चारों पॉइंट्स तो सिंपल हो जाएंगे, इसमें फिर कोई खास बात नहीं है। सो नाउ लेट मी प्रोसीड स्टेप बाय स्टेप, एंड सबसे पहले हम एवरेज मंथली सैलरी को ही फिर से उठाएंगे ताकि हमें ये पॉइंट क्लियर हो जाए, फिर रह जाएगा सिर्फ लीव बैलेंस। नाउ हाउ टू कंप्यूट एवरेज मंथली सैलरी। देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले सैलरी का मीनिंग लेते हैं। सैलरी सेम एचआरए सैलरी, अभी काफ़ी बार आ चुकी है एचआरए सैलरी, तो शायद आप समझ ही गए होंगे, फिर भी मैं लिख देता हूँ। इट इज़ बेसिक प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी एंड द सेल्स कमीशन ऑन टर्नओवर अचीव्ड, एंड सेल्स कमीशन ऑन टर्नओवर अचीव्ड। ठीक है, तो सैलरी का मीनिंग तो वही एचआरए वाला हो गया, बेसिक प्लस डीए फॉर्मिंग प्लस सेल्स कमीशन ऑन टर्नओवर अचीव। जहां तक सवाल है इसका एवरेज सैलरी पीरियड, सो फॉर एवरेज पर्पस वी कंसिडर सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स। हम आखिरी 10 महीने की सैलरी लेते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है दिस टाइम दैट इंक्लूडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट, इंक्लूडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट, यहाँ थोड़ा फर्क है। अभी आपने जो पिछली वीडियो के कॉन्टिन्यूशन में देखी हो, तो फॉर एम्प्लॉयज नॉट कवर्ड बाय ग्रेचुटी एक्ट में जब हमने एवरेज सैलरी कंसीडर की थी तो सैलरी फॉर द मंथ ऑफ रिटायरमेंट हमने इग्नोर की थी, बट दिस टाइम वी आर इंक्लूडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट। इसका मतलब अगर हम एवरेज सैलरी पीरियड का एग्जाम्पल लें, एवरेज सैलरी पीरियड का हम एग्जाम्पल कैलकुलेट करने की कोशिश करें, सपोज हमारी जो डेट ऑफ रिटायरमेंट है, सपोज DOR डेट ऑफ रिटायरमेंट क्वेश्चन कहता है इट इज़ सपोज 31 अगस्त 2015, तो इसका जो एवरेज सैलरी पीरियड होगा वो 8 महीने ये और 2 पिछले यानी 1/11/2014 से लेके ये आएगा 31 अगस्त 2015 तक। कहने का मतलब ये है कि इस बार जो 31 अगस्त है उसको मैंने कंसीडर किया है, ग्रेचुटी वाले क्वेश्चन में मैंने आखिरी महीना छोड़ दिया था। अब क्योंकि 8 मंथ्स मैंने इस बार काउंट कर लिए हैं तो 2 महीने मैंने पिछले कैलेंडर ईयर के कंसीडर किए। टोटल हमें 10 मंथ्स का पीरियड लेके एवरेज सैलरी कैलकुलेट करनी पड़ती है, ठीक है ना। अब अगर जैसे मैं बीच का कोई पीरियड ले लूँ, सपोज डेट ऑफ रिटायरमेंट में मान लेता हूँ सपोज 15 नवंबर ले लेता हूँ, सपोज 15 नवंबर है,
तो इस बार मेरे को फिर ये नवंबर का मतलब हो गया 1.5 महीना, आधा महीना उधर का छोड़ना है, यानी कि 16 जनवरी 2015 से लेके मुझे 15/11/2015 तक लेना होगा ये। समझ पा रहे हैं आप कि यानी कि इस बार वी हैव टू इंक्लूड इन लीव सैलरी, वी हैव टू इंक्लूड द मंथ ऑफ रिटायरमेंट। यही रीज़न है कि टैक्स की पढ़ाई के लिए जो है ना थोड़े बादाम खाने पड़ते हैं, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें याद रखने वाली हैं। सामने देखने में तो सिंपल ही है, समझ में भी आ जाएगा, इसके ऊपर बेस्ड प्रैक्टिकल करेंगे वो भी हो जाएगा, लेकिन इसमें ना थोड़ा सा टैक्सेशन के पेपर में मेमोरी गेम है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ क्या बात की थी, कहाँ क्या बात की थी। नहीं, अब जैसे एम्प्लॉय कवर्ड बाय ग्रेच्युटी एक्ट में राउंड ऑफ ईयर्स लेते हैं, है ना, 6 महीने से ऊपर हो जाए तो हम हायर साइड ले लेते हैं, मतलब ज़्यादा वाले साल ले लेते हैं। अगर 26 ईयर 7 मंथ्स है तो 27 ले लेते हैं। लेकिन अगर हम नॉट कवर्ड बाय ग्रेच्युटी एक्ट की बात करते हैं तो उसमें हम कंप्लीट ईयर्स लेते हैं। तो इस तरह से ना थोड़ा 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 हर एक में फ़र्क रहता है, नहीं तो फिर पढ़ाने के फिर तो बोलते हैं भाई ये प्रोविजन है, बस हो गया ख़त्म, 100 नंबर आ गए एक ही प्रोविजन पढ़ने से, ऐसा तो होता नहीं। तो दिस इज़ व्हाट द स्टडी इज़। वो बात अलग है कि आप सोचेंगे कि सर ये तो बड़ा मुश्किल है। मुश्किल अभी देखो भाई, आपको सीए बनना है, सीएस बनना है, या जो भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो वो एग्ज़ाम आपको क्लियर करना है। बट रियल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में तो सब चीज़ों के लिए सॉफ्टवेयर्स होते हैं, बुक्स होते हैं, उसमें से आप देख सकते हैं। बट हाँ, अब ये तो बचपन से ही है कि जितने भी प्रोविजंस थे, अब अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी, सिविक्स पढ़ी, ज्योग्राफी पढ़ी, तो कहीं ना कहीं मेमोरी गेम तो हमेशा से था। एजुकेशन सिस्टम में ये चीज़ तो रहती है, तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान से सुन के समझ के याद रखने की ज़रूरत है। खैर, तो मैं वापस जा रहा हूँ। तो एवरेज मंथली सैलरी मैंने आपको समझा दी है। सैलरी का मतलब एचआरए सैलरी, और एवरेज करने के लिए आखिरी 10 महीने की लेनी है। इसका मतलब जो एवरेज मंथली सैलरी पर्पस के लिए हमने 10 मंथ्स कंसिडर करने हैं, उसको पहले डिवाइड करके एवरेज करना है, फिर से दोबारा 10 करके ये बी पॉइंट आ जाएगा। यस, अब सिर्फ समझाना रह गया है आपको लीव बैलेंस एज पर टैक्स रूल्स, कि भाई ये क्या होता है। अगर ये और समझ में आ जाए तो हमारे लीव सैलरी के प्रोविजंस करीब करीब खत्म ही हो जाएंगे। राइट, चलिए हेडिंग डालते हैं, लीव बैलेंस। लीव बैलेंस as per income tax rules, लीव बैलेंस एज पर इनकम टैक्स रूल्स। जहाँ तक लीव बैलेंस का सवाल है, इसमें एक गोल्डन रूल लिखना है कि दैट एज पर इनकम टैक्स रूल्स, एज पर इनकम टैक्स रूल्स एन एम्प्लॉई is entitled for a maximum of 30 days leaves for every complete year of service। इस रूल को 3 बार 5 बार पढ़िए। मैं पढ़ता हूं 3 बार तो आपके लिए, क्योंकि मुझे पता है जब आप क्वेश्चंस करोगे तो अटकोगे, और ये रूल अगर आपने अपने दिमाग में सेट कर लिया, समझ लिया, तो फिर आप लीव सैलरी के क्वेश्चन में अटक नहीं सकते। एज पर इनकम टैक्स रूल्स एन एम्प्लॉई इज एंटाइटल्ड फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 30 days लीव्स फॉर एवरी कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस। फॉर एवरी कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। यानी यहां पर भी फ्रैक्शन ऑफ ईयर इज टू बी इग्नोर्ड, ओनली कंप्लीट ईयर्स लेने हैं, महीने छोड़ दो। फ्रैक्शन ऑफ ईयर इज टू बी इग्नोर्ड, उसको नहीं लेना है, ओनली कंप्लीट ईयर्स लेने हैं। और मैक्सिमम छुट्टी मिलनी है, मिनिमम नहीं। मिनिमम तो अगर कंपनी 5 देगी तो 5 ही, बट मैक्सिमम जो मिलनी है वो आपको मिलनी है इसके अंदर। ये मैक्सिमम फिगर है, कितनी? 30 days। ये मैक्सिमम लिमिट है कि इससे ज़्यादा छुट्टी आपको मिल नहीं सकती। किसके लिए? फॉर एवरी कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस, जो आपका हर कंप्लीट साल है उसके लिए मैक्सिमम जो छुट्टियां आपको अलाउ की हैं वो है 30 दिन की। अब इस बात को अगर आप अपने दिमाग में रखते हैं, इसका मतलब अगर कंपनी कम छुट्टी दे रही है तो कम ही सही, और अगर ज़्यादा दे रही है तो फिर ऑब्वियसली इसका मतलब ये हो गया कि आपको मैक्सिमम जब इनकम टैक्स के हिसाब से लीव बैलेंस निकालना। देखिए मैं ये कर क्यों ना, आई एम डूइंग दिस बिकॉज आई हैव टू कैलकुलेट द लीव बैलेंस एज पर टैक्स रूल्स। अब टैक्स रूल्स के हिसाब से बैलेंस तो तब निकलेगा ना जब पहले एंटाइटलमेंट पता होगी कि आपको मिल कितनी सकती हैं। सो ही इज मैक्सिमम एंटाइटल्ड फॉर, दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट, एंटाइटलमेंट, कि वो एंटाइटल कितने के लिए था। एंटाइटल है मैक्सिमम ऑफ 30 days फॉर एवरी कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस, हर कंप्लीट ईयर के लिए उसको मैक्सिमम 30 दिन की छुट्टियां मिलनी है। ठीक है, चलिए अब इन बातों को समझते हुए हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। राइट,
अब इस बात को समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, और उसके लिए मैं एक टेबल इंसर्ट करता हूँ। नेक्स्ट पेज पे ही ले लूँ तो भलाई है मेरी, नहीं तो ये उसके ऊपर नीचे कर देगा। ठीक है, इसमें से मेन जो कैलकुलेशन है वो लास्ट के पॉइंट्स में है। आप भी इस तरह की एक टेबल ड्रॉ कर लीजिए जिसमें इस तरह से 5 कॉलम जो हैं वो बने हुए हों, और रोज़ जो है आप 4 ले लीजिए टोटल, क्योंकि ऊपर तो मैंने सिर्फ हेडिंग डालनी है, और उसके बाद मैंने इसके अंदर 3 एग्जाम्पल्स आपको कराने हैं। सो प्लीज़ ये इस तरह से रोज़ क्रिएट कर लीजिए। सो सबसे पहले है हमारे पास जो कॉलम हमने लिखना है इसके अंदर, वो है सर्विस ईयर्स। सर्विस ईयर्स कि कितने साल की उसकी जॉब है, राइट, सर्विस ईयर्स। फिर ये देखना है कि उसको जो अर्न लीव्स मिली हैं कंपनी रूल के हिसाब से वो कितनी हैं, एज पर कंपनी रूल्स। ठीक है, देन उसने कितनी अवेल की हैं, अवेल्ड ऑब्लिक एनकैश्ड। अवेल्ड ऑब्लिक एनकैश समझिएगा, सपोज एक कंपनी ने एक एम्प्लॉय को एक साल में से 20 छुट्टी दी, अब उसने 5 अवेल कर ली। अवेल मतलब छुट्टी मार ली, गया नहीं उन दिनों में ऑफिस, तो दैट इज कॉल्ड अवेल्ड। ये भी हो सकता है कि साल के एंड में उसने छुट्टियां जितनी अवेल नहीं की थी वो एनकैश कर ली। तो क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन आपको गिवन होती है, या फिर इनडायरेक्टली गिवन होती है, समटाइम डायरेक्टली गिवन होती है, या फिर कुछ और डेटा गिवन होता है, उससे आपको कैलकुलेट करनी पड़ती है। थोड़ा सा तो काम करना ही पड़ सकता है। सो दिस इज हाउ वी गो अबाउट इट। सो इसके अंदर हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, सबसे पहले सर्विस ईयर्स कंप्लीट लेने हैं मैंने, इसमें कोई महीने नहीं लेने। अगर उसने जॉब की होगी 15 साल 11 महीने, तो मैंने 15 साल लेके चलना है, 11 महीने छोड़ दूंगा। कंप्लीट ईयर्स आर टू बी कंसिडर्ड। नाउ जो अर्न लीव्स यानी लीव्स मिलनी है एज पर कंपनी रूल्स, अब हम उसकी बात कर रहे हैं। तो एज पर कंपनी रूल्स उसको कितनी छुट्टियां मिली एक साल में, पर एनम। ठीक है ना, इसमें हम जो भी चीज़ें ले रहे हैं वो पर एनम ही लेके चलेंगे। और अवेल्ड एंड एनकैश्ड, कितनी उसने अवेल की या एनकैश की। अब इसके हिसाब से फिर हमारे पास बच के आएगा लीव बैलेंस एज पर कंपनी रूल, कि कंपनी के रूल के हिसाब से कितना लीव बैलेंस बचा। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए लीव बैलेंस एज पर इनकम टैक्स रूल। हमें तो एज पर इनकम टैक्स रूल चाहिए ना, कि एज पर इनकम टैक्स रूल्स उसका लीव बैलेंस कितना है, राइट। मैं ये क्यों निकाल रहा हूं, एक बार फिर से हम चलते हैं शुरुआत में कि कहां हमने पढ़ना शुरू किया। हमने कहा कि जो एग्जाम्पशन है वो प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय को मिलेगी मिनिमम ऑफ द 4। एवरेज मंथली सैलरी मैंने आपको समझा दिया कि सैलरी एचआरए वाली लो और 10 महीने की एवरेज कर लो इंक्लूडिंग मंथ ऑफ रिटायरमेंट। उसके बाद ये बी पॉइंट सेम ही है ऑलमोस्ट, सी में 3 लाख की लिमिट है, और डी रिसीव यानी ले दे के समझना क्या है, लीव बैलेंस एज पर टैक्स रूल। इसके लिए फिर मैंने एक आपको गोल्डन स्टेटमेंट दी सैलरी बताने के बाद, कि जो एम्प्लॉय की एंटाइटलमेंट है वो मैक्सिमम 30 लेके चलनी है, मिनिमम नहीं मैक्सिमम। यानी कंपनी अगर कम देती है तो कम, ज़्यादा तो 30 लेके आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब इस बात को समझाने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल बनाया है जिसमें ये 5 कॉलम्स आपसे बनवाए हैं मैंने, और टोटल 4 रोज हैं, जिसमें हेडिंग्स के अलावा 3 और एग्जाम्पल हम लेंगे। तो सर्विस ईयर्स का मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि सपोज एक बंदे ने 30 साल की जॉब की, और कंपनी हर साल उसको 40 दिन की छुट्टियां सपोज देती थी, 40 डेज पर एनम उसको छुट्टी मिलती थी। ठीक है, और मान लेते हैं क्वेश्चन कहता है कि उसने करीब 200 दिन की छुट्टियां पूरी जिंदगी में, 30 साल की नौकरी में 200 दिन की छुट्टी या तो अवेल कर ली थी या इनकैश कर ली थी। बात तो वही है, या तो आप छुट्टी मार लो या उसके पैसे ले लो, तो आपका लीव बैलेंस तो फिर कम हो ही जाएगा। अब सवाल यह है कि उसका कंपनी के हिसाब से लीव बैलेंस कितना बचा था। देखिए 30 ईयर्स उसने काम किया और हर साल उसको 40 दिन की छुट्टी मिली, तो इसका मतलब उसको कंपनी ने टोटल 1200 दिन की छुट्टी दी। अब 1200 में से उसने अवेल कर ली 200, तो इसका मतलब उसके पास जो बैलेंस बचा वो कितना हुआ, दैट इज कमिंग टू 1000 लीव्स। टेक्निकली वो एम्प्लॉई अपनी रिटायरमेंट के टाइम, रेजिग्नेशन के टाइम इन 1000 लीव्स की सैलरी मांग सकता है। 1000 का मतलब हो गया, काफ़ी सारे महीने हो गया ये, 1000 डिवाइडेड बाय 30 का अगर हम लेके चलें 33 मंथ्स, अगर उसकी सैलरी उस समय 20,000 रुपये महीना भी हो तो उसको करीब 6 लाख, 6.5 लाख रुपया
लीव इनकैशमेंट मिलेगा। तगड़ी फिगर होती है ये। अब सवाल ही उठता है कि लीव बैलेंस एज पर इनकम टैक्स रूल्स कितना है। तो हमें पता है कि इसको छुट्टियां कितनी मिली कंपनी से, 40, और हमने कितनी लेनी है, 30, क्योंकि इनकम टैक्स मैक्सिमम 30 अलाउ करता है। तो उसके हिसाब से जो इसकी एंटाइटलमेंट बनी वो बनी 30 × 30, दैट्स 900। 900 दिन की छुट्टी बनी 30 साल में, क्योंकि हम तो मैक्सिमम 30 दिन का लेके चलेंगे। अब 900 में से इस बंदे ने अवेल कर ली 200, तो इनकम टैक्स रूल के हिसाब से इसकी जो लीव बैलेंस है दैट इज 700 डेज। तो अगर मुझे इसके ऊपर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करना होता तो फर्स्ट पॉइंट में मैं यहाँ पर जो ये है लीव बैलेंस एज पर टैक्स रूल्स, इसको लेता मैं 700 डिवाइड बाई 30, क्योंकि 700 डेज है, मंथ में डिवाइड करने के लिए 700 डिवाइड बाई 30, राइट। चलिए अब एक एग्जांपल हम इस पे और लेते हैं। सपोज ड्यूरेशन ऑफ सर्विस ले लीजिए इस बार 25 साल, और इस बार मैं कम का एग्जांपल लेता हूँ कि सपोज कंपनी उसको 20 दिन की छुट्टियां देती थी। अब 20 है तो ठीक है, इनकम टैक्स वाले भी खुश, क्योंकि इनकम टैक्स वाले चाहते हैं मैक्सिमम 30 डेज की लीव्स दी जाए। 20 दिन की दी तो विद इन लिमिट्स आ गई, नो प्रॉब्लम। अब मान लेते हैं कि उसने 100 दिन की छुट्टियां अवेल की थी, तो चलते हैं। अब 25 साल में हर साल 20 दिन की छुट्टियां दी, तो ये हो गया 500। 500 में से अवेल कर ली उसने 100, तो बचा कितना, 400 डेज। ये उसका लीव बैलेंस आ गया। अब अगर हम इनकम टैक्स के हिसाब से चलें तो 25 साल में इस बार 30 नहीं लेंगे, हम 20 ही लेंगे, क्योंकि कम है तो कम ले लेंगे, ज़्यादा है तो अपनी अकल लगाएंगे। 500 सेम इसमें भी कैलकुलेशन हो गई, क्योंकि 500 में से 100 उसने अवेल कर ली थी, सो ही इज लेफ्ट विद 400 डेज। आई थिंक ये आपकी समझ में इजीली आ गया होगा। पिछले क्वेश्चन में 40 दिन थी, 30 से ज़्यादा, इसलिए हमने मैक्सिमम एंटाइटलमेंट 30 लिया, लेकिन इस बार 20 था, यानी कि जितना लिमिट है इनकम टैक्स की मैक्सिमम 30 पर एनम उसी के अंदर था, इसलिए हमने इसको भी 20 पे ही लिया। लेट्स कंसीडर वन मोर एग्जाम्पल, उसमें मैं एक और टिपिकल सिचुएशन कवर करूंगा। सपोज 20 साल की जॉब लेते हैं इस बार, और छुट्टियां कर देते हैं 35 डेज पर एनम, हर साल 35 छुट्टियां मिली, और मान लेते हैं एनकैशमेंट करी 610 डेज, बहुत घूमता था फिरता था, अवेल कर ली बहुत छुट्टियां और पैसे भी ले लिए मान लेते हैं उसने, ठीक से, तो 610 डेज मान लेते हैं अवेल्ड है। अब कंपनी के रूल के हिसाब से चलते हैं तो 20 साल में 35 छुट्टी हर साल मिली, दैट मेक्स इट 700 डेज, राइट। अब 700 दिन में से उसने 610 तो अवेल ही कर ली, तो उसको हार्डली जो 90 डेज का पैसा साल के मतलब रिटायरमेंट के टाइम पर मिलेगा। दोबारा समझिए, 20 साल की सर्विस थी, हर साल 35 डेज की लीव्स मिल रही थी, मीन 700, और अवेल्ड ऑब्लिक एनकैश्ड अगर हम देखें तो 610 दिन की उसने अवेल की हुई हैं। ये क्या लिख दिया मैंने, 610, तो ये हो गया टोटल 90 डेज। दिस 90 डेज इज द लीव बैलेंस। तो कंपनी उसको 90 दिन यानी 3 महीने की सैलरी जो है लीव इनकैशमेंट के फॉर्म में रिटायरमेंट पे देगी। अब सवाल ये उठता है कि इनकम टैक्स वाले क्या करेंगे। इनकम टैक्स वाले तो कुछ कलाकारी करेंगे, अगर आप ज़्यादा छुट्टी दोगे तो इस बार 35 है ना ज़्यादा है, तो इसलिए हम इनकम टैक्स के रूल के हिसाब से क्या करेंगे कि 20 साल की सर्विस में मैक्सिमम 30 डेज की एंटाइटलमेंट करके 600 डेज पर अटक जाएंगे। अब 600 डेज थे और उसने अवेल कर ली 610, यानी कि जितना बनता था उससे ज़्यादा, तो देर इज़ नो लीव बैलेंस। सो इससे एक पॉइंट ये भी समझ में आता है, यहीं पर हम इस चीज़ को भी नोट कर लें कि इफ़ एज पर income tax rules, if as per income tax rules there is no leave balance, तो छुट्टियों का बैलेंस बचा ही नहीं। if as per income tax rules there is no leave balance, then leave encashment is fully taxable, क्योंकि फिर हम एग्जाम्पशन निकालेंगे कैसे, एग्जाम्पशन के लिए जो बेस है वही 0 हो गया, तो इसका मतलब लीव इनकैशमेंट इज फुल्ली टैक्सेबल। अगर आप मैथमेटिकली इसको समझना चाहें तो भी मैं समझा देता हूं। सपोज मैं कहता हूं हमारे पास एवरेज मंथली सैलरी है, सारी फिगर्स हैं, लीव बैलेंस एज पर टैक्स रूल 0 आ रही है, जैसा कि इस सिचुएशन में हुआ, लीव बैलेंस निल आ गया क्योंकि उसने अवेल इनकम टैक्स के हिसाब से जितनी बनती थी उससे ज़्यादा कर ली। अगर ऐसा कोई सिचुएशन होगी तो इन दैट सिचुएशन एवरेज मंथली सैलरी मल्टीप्लाइड बाय 0 विल बिकम 0 एंड मिनिमम इज एग्जेम्प्ट। जब मिनिमम एग्जेम्प्ट की बात हो रही है तो इसका मतलब 0 इज एग्जेम्प्ट मीन्स नथिंग इज एग्जेम्प्ट मीन्स फुल्ली टैक्सेबल। ये तो मतलब हुआ फिर बात का। सो दिस इज योर ऑल अबाउट लीव इनकैशमेंट प्रोविजंस, ठीक है। और भी इसमें कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं, वो हम लेना शुरू करते हैं एक एक करके। हम इसके लिए अपनी स्लाइड्स पे चले जाते हैं, वहाँ देखते हैं जिस सीक्वेंस में है
हम उसी सीक्वेंस में इसके ऊपर स्पेशल नोट्स बनाना शुरू कर देते हैं। चलिए चलेंगे अपनी मेन पावर पॉइंट्स पे। ये था हमारा पावर पॉइंट। वाइल ही कंटिन्यूज टू बी इन सर्विस इट इज़ फुली टैक्सेबल फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, फुली एग्जाम्ड फॉर अदर एम्प्लॉयज़, सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 AA क्लॉज 2। इसमें ये 4 पॉइंट थे। अब मैं मान के चलता हूँ कि मैंने अपनी तरफ से चारों समझा दिए हैं। फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ आप वीडियो रिवाइंड करके सुन लीजिए, 100% समझ में आ जाएगा। मेन पॉइंट यही है कि लीव बैलेंस कितना होता है, टोटल एंटाइटलमेंट मतलब कितना उसको मिल सकता था, उसमें से अवेल्ड और अनकैश माइनस करनी है। और एंटाइटलमेंट जो है वो मैक्सिमम होगी 30 डेज, राइट। मीनिंग ऑफ सैलरी HRA वाला। एवरेज के लिए हमने रिटायरमेंट मंथ को इंक्लूड करते हुए आखिरी 10 महीने पे एवरेज करना है। ओनली कंप्लीट ईयर्स आर टू बी कंसिडर्ड, ये सब बातें बता चुका हूँ। लिमिट 3 लाख से हमारी रिड्यूस हो जाएगी, इस पॉइंट को भी ले लेते हैं। मोर देन वन एम्प्लॉयर, ये वही पॉइंट है, और डेथ वाला पॉइंट है, और वॉलंटरी रिटायरमेंट। 4 पॉइंट है इसके अंदर, और कोई खास बात नहीं है। चारों को मैं फटाफट लिख देता हूँ आपके लिए उधर। तो स्पेशल नोट्स में सबसे पहली बात, इफ एग्जाम्शन क्लेम्ड अर्लियर, then limit of rupees 3 lakh will reduce accordingly। फिर वो उसी हिसाब से लिमिट जो है हमारी रिड्यूस हो जाएगी। दूसरी बात, अगर एग्जाम्शन हमने पहले क्लेम कर लिया तो 3 लाख की लिमिट रिड्यूस हो जाएगी। दूसरी बात, इफ रिटायरिंग और रिजाइनिंग from more than one employer, then also overall exemption limit is rupees 3 lakh। ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं ग्रेचुटी में, तो ये फॉर्मेलिटी है, लेकिन एक बार हर जगह ही अपने आप में मैं कंप्लीट कर दूं, ऐसा मेरी इच्छा रहती है, छोड़ने का कुछ भी मन नहीं करता है। तो ये हो गया। थर्ड, leave encashment at the time of death is fully exempt। और चौथा पॉइंट है कि रेजिग्नेशन पे भी मिल जाएगा, वो एक तरह से मैंने ऊपर कवर कर ही दिया है। कुछ जगह आप बुक में देखते होंगे कि कुछ रिलीफ अंडर सेक्शन 89 की बातें आ रही हैं, उसके लिए थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा। ग्रेचुटी में, लीव सैलरी में रिलीफ अंडर सेक्शन 89 भी मिलता है। रिलीफ अंडर सेक्शन 89 इज आल्सो अवेलेबल। अब ये क्या चीज़ है, इसको अगर बताने लगूंगा तो 2 घंटे खर्च हो जाएंगे, इसलिए रिलीफ अंडर सेक्शन 89 असाइनमेंट्स में भी और मैं अपनी वीडियोस में भी चैप्टर के एंड में डिस्कस करूंगा, इसी चैप्टर के सैलरी के एंड में ही डिस्कस करूंगा। बट ये रिलीफ जो है ये टैक्स में से कंप्यूट होता है, इनकम कंप्यूटेशन का ये पार्ट नहीं है, टैक्स का ये हिस्सा है। एंड डेफिनेटली विल डिस्कस इट एट द एंड ऑफ द चैप्टर। चलिए अब हम एक क्वेश्चन इसके ऊपर कर लें तो मेरे ख्याल से हमें ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। बाकी जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आप और ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको जो टेस्ट अपलोड में टाइम एंड अगेन करता रहता हूँ उनके ऊपर आपको जाके प्रैक्टिस करनी होगी, राइट। चलिए हम ले रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3.10। असाइनमेंट्स को लिएगा, देखिएगा कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 3.10। Answer to question number 3.10. The question says, Mr. P, an employee of a company, receives rupees 7,75,000 as leave salary. Clear? Retirement date 31st December 2015. बिल्कुल ठीक है। 2 डाटा हमारे को क्लियरली मिल गया, डेट ऑफ रिटायरमेंट मिल गई, लीव सैलरी का अमाउंट मिल गया। We have to determine the taxable leave salary information. सैलरी रिटायरमेंट के टाइम थी 25,000, ओके। एवरेज सैलरी लास्ट 10 मंथ्स की खुद ही दी हुई शराफत से, नहीं थोड़ा बहुत वेरिएशन है। मार्च से सितंबर तक दी है 24,000, अक्टूबर से दिसंबर दी है 25,000। इसको हम एवरेज करेंगे हमारे 10 मंथ्स वाले रूल से। ड्यूरेशन ऑफ सर्विस दी है 26 ईयर्स, ठीक है, झगड़ा वैसे ही नहीं है। अगर इसको 26 ईयर्स एंड 8 मंथ्स भी बोलते तो भी मैंने 26 लेना था, बिकॉज लीव सैलरी में हमने सिर्फ कंप्लीट ईयर लेने होते हैं, फ्रैक्शन ऑफ ईयर इग्नोर करते हैं। दूसरा, लीव अवेल्ड वाइल इन सर्विस, 1.5 महीने की छुट्टियां अवेल की। अभी सारा डेटा मंथ्स में है तो हम भी मंथ्स में सॉल्व कर लेंगे। तो लीव अवेल्ड वाइल इन सर्विस इज 1.5 मंथ, और नो आई एम सॉरी, इट इज लीव एंटाइटलमेंट फॉर ईच ईयर ऑफ सर्विस। ओके, हर साल 1.5 महीने की छुट्टी मिलती थी, अगर डेज में चलें तो 45 डेज की छुट्टी हर साल मिलती थी, और उसने अवेल की है 8 महीनों की, फाइन।
तो क्रेडिट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट गिवन है, ये अगर नहीं भी गिवन होता तो शायद हम सॉल्व कर लेते। देखिएगा क्वेश्चन में थोड़ा सा लगाइए टाइम, कैलकुलेटर घुमाइए। 26 साल की जॉब है, 1.5 महीने की छुट्टी मिलती थी, तो इसका मतलब 26 को मैं मल्टीप्लाई कर दूं 1.5 से, तो यार है 39 में से वो कह रहा है 8 महीने की अवेल कर ली, तो इसका मतलब बैलेंस 31 हो ही गया। तो ये जो लास्ट डेटा है, लीव एट द क्रेडिट ऑफ एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, अगर ये नहीं भी दिया होता क्वेश्चन में तो भी हम निकाल सकते थे। इट इज 31 मंथ्स, और 31 मंथ्स में 25,000 रुपये रिटायरमेंट पे सैलरी थी, तो उसको टोटल 7,75,000 रुपीज़ मिल गए। करेक्ट। अब हमें देखना है कि 7,75,000 में से कितना एग्जेम्प्ट, कितना टैक्सेबल। अब इस काम को करने के लिए हमें दो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, एक तो पड़ेगी एवरेज सैलरी की और दूसरी पड़ेगी लीव बैलेंस एज पर टैक्स रूल्स की। ठीक है, पहले एवरेज सैलरी को सॉल्व करते हैं। तो इसमें मैं सबसे पहले ले रहा हूँ, हेडिंग डाल देते हैं कंप्यूटेशन ऑफ एवरेज मंथली सैलरी। ठीक है, सबसे पहले मैं ले रहा हूँ DOR, डेट ऑफ रिटायरमेंट। डेट ऑफ रिटायरमेंट इज 31st of December 2015। नाउ 31st December 2015 है, इसका मतलब इसका जो एवरेज सैलरी पीरियड हो गया वो आखिरी के 10 महीने हो गया इंक्लूडिंग दिस। तो दिसंबर का मतलब मैं मार्च से काउंट कर सकता हूँ। 1st of March 2015 टू इट इज़ गोइंग अप टू 31st of December 2015, राइट। नाउ क्वेश्चन क्लियरली बोल रहा है उसकी सैलरी जो है मार्च से सितंबर में है 24,000। नाउ मार्च टू सितंबर इज 24,000, सो 24,000 इनटू ये कितने महीने हैं, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, 7 मंथ्स। सो मेरी सैलरी 24,000 के हिसाब से 7 महीनों की आ रही है 1,68,000, राइट। और अक्टूबर से लेके दिसंबर के बीच में 25,000 इसकी सैलरी क्वेश्चन कहता है। इसका मतलब साफ है कि ये 3 महीने हो गया, टोटल हमें 10 महीने का निकालना था, तो ये हो गया 75,000। मेरा टोटल जो सैलरी आ गया, टोटल सैलरी फॉर दिस एवरेज सैलरी पीरियड, दिस इज कमिंग टू 1,68,000 प्लस 75,000, it is 2,43,000. So my average salary is equal to 2,43,000 divided by 10 and that's 24,300. 24,300 मेरी एवरेज सैलरी है। ये गोल्डन फिगर है, इसको अपने को याद रखना है, नहीं तो पीछे आके देख लेंगे। खैर, इसको हमें यूज़ करना पड़ेगा प्रैक्टिकल जब क्वेश्चन हम इसका कंप्लीट करेंगे तो। सो एक काम हमारा हो गया, अब रह गया सिर्फ लीव बैलेंस एज पर टैक्स रूल्स। चलिए इसके ऊपर भी हम करते हैं अपनी वर्किंग शुरू। नाउ वी आर ट्राइंग टू कंप्यूटेशन ऑफ लीव बैलेंस एज पर टैक्स रूल्स। हमें पता है कि एक साल के लिए मैक्सिमम 1 महीना मिलता है। द एम्प्लॉई इज एंटाइटल्ड फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 1 month leave for every complete year of service। ये कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ, पहले भी बताई थी। ठीक है, कि एक एम्प्लॉय को मैक्सिमम 1 महीने की छुट्टी मिलती है। सो कंप्लीट ईयर्स ऑफ सर्विस इज इक्वल टू हाउ मेनी, कितने इसके कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस आ रहे हैं, दैट इज 26। सो as per tax rules maximum entitlement जो आ रही है इसकी, as per tax rules जो maximum entitlement आ रही है that is 26 into 1, 1 महीने की छुट्टी मिलती है, मंथ्स में है डेटा, that is 26 months। now क्वेश्चन के हिसाब से जो लीव्स अवेल्ड ड्यूरिंग सर्विस पीरियड है, वो गिवन है 8 मंथ्स। ठीक है, चलिए यहां मैं रुकता हूं। क्वेश्चन के हिसाब से 26 साल की नौकरी है, इनकम टैक्स बोलते हैं 1 साल पे 1 महीने की छुट्टी देंगे, तो 26 साल में 26 महीने की छुट्टी। क्वेश्चन कहता है कि 8 महीने की उसने लीव अवेल्ड वाइल इन सर्विस है, तो माई लीव बैलेंस एज पर इनकम टैक्स रूल्स इज टोटल बन रही है 26, अवेल कर ली 8,
तो मेरे पास जो बैलेंस आ रहा है 26 माइनस में 8, दैट इज 18 मंथ्स, राइट। ये मेरा दूसरा गोल्डन डेटा आ गया मेरे हाथ में। पिछले पेज पे मुझे एवरेज सैलरी मिल गई थी और अभी मुझे मिल गया मेरा लीव बैलेंस एज पर इनकम टैक्स रूल्स। ये होने के बाद अब मेरे को कंप्यूटेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इजीली जो है वो आगे जा सकता हूं। नाउ लीव encashment is exempt. Leave encashment is exempt to the extent of minimum of the following. जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसका मिनिमम होगा, and this calculation is as per section 10 subsection 10AA clause 2, right? A point. सबसे पहला है एवरेज सैलरी मल्टीप्लाइड बाय लीव बैलेंस एज पर टैक्स रूल्स। सो मैं लिख देता हूँ इसको, एवरेज सैलरी मल्टीप्लाइड बाय लीव बैलेंस एज पर टैक्स रूल्स, ठीक है। नाउ अब मुझे वापस जाना पड़ेगा। मेरी एवरेज सैलरी थी 24,300 और लीव बैलेंस था 18 मंथ्स, ठीक है। तो एवरेज सैलरी मैं ले सकता हूँ 24,300 एंड लीव बैलेंस इज 18 मंथ्स। सो मेरे पास ये फिगर निकल के आ रही है 24,300 इंटू 18, दैट्स 4,37,400। दिस इज माई पॉइंट ए, ठीक है। फिर था एवरेज सैलरी इंटू 10, एवरेज सैलरी इंटू 10। अब एवरेज सैलरी तो मिली गई थी, तो 24,300 इंटू 10, तो ये हो गया 2,43,000, ये कम है। सी द लिमिट इज इक्वल टू ₹3 lakhs। डी लिमिट हो गई 3 लाख। अब आखिरी चीज रहेगी लीव इनकैशमेंट रिसीव्ड। तो लीव इनकैशमेंट जो उसको मिली है दैट इज कमिंग टू ₹7,75,000। तो ये 3 इंफॉर्मेशन हमारे पास आई हैं जिनमें से साफ दिख रहा है कि 2,43,000 दिस इज माई मिनिमम। So definitely with confidence I can write ₹2,43,000 is exempt, being minimum of the above, being minimum of the 4 figures। जो चारों में सबसे कम है हमें उस फिगर को लेना होता है, वो exempt। And so my taxable amount is equal to 7,75,000 minus 2,43,000, and it is coming to 7,75,000 minus 2,43,000. It is coming to 5,32,000. This is the taxable amount. आई होप ये क्वेश्चन करने के बाद आपको पूरा कॉन्फिडेंस लीव एनकैशमेंट के प्रोविजंस पे आ गया होगा। जैसे मैंने कहा, और प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं, और अगर आपको 1% भी किसी भी कंसेप्ट को दोबारा समझना है तो बेस्ट वे इज़ टू रिवाइंड द वीडियो और उसको दोबारा से सुनिए, समझिए। फिर भी कोई डाउट है आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।